10 सालों में मोदी जी कहां से कहां पहुंच गए। बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई। बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे 2013 में यूपीए सरकार मनमोहन सिंह जी के समय में 10 साल में वो कहां से कहां पहुंची। हमारे सामने एक तरह से हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। इतिहास अपने को दोबारा दोहरा रहा है। इस साल शुरू होते ही बीजेपी की हालत खराब होने लगी। सबसे पहले तो वो चुनाव में एक तरह से हार गए, 400 पार की बात करते थे, 240 पर सिमट गए। और फिर सहयोगी पार्टियों के साथ मिली जुली उन्होंने सरकार बनाई। फिर बजट आया। बजट इतना खराब था कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब वर्ग इतना नाराज हो गया है कि शायद ही आने वाले किसी भी चुनाव में अब वो बीजेपी को वोट करेंगे। और 3 राज्यों के स्टेट असेंबली के चुनाव यानी कि महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा अक्टूबर-नवंबर में होने जा रहे हैं। लेकिन जैसी स्थिति अभी बनी हुई है, ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी इनमें से एक भी राज्य में चुनाव अब की बार जीत पाएगी। तो मोदी और बीजेपी की इस बिगड़ती स्थिति के बीच में मैं बात करूंगा आज महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र पिछले 5 साल में कितना बदला है? अगर आप इसे रंगों में देखना चाहते हैं तो आपको लोकसभा के रिजल्ट के नक्शे उठाकर कंपेयर करने होंगे, कहानी वहीं आपको नजर आ जाएगी। जहां के 2019 में पूरा नक्शा ऑरेंज से भरा पड़ा था, वही 2024 में ये रंग काफी कम हो गए हैं। और महाराष्ट्र जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी स्टेट है। यहाँ से 48 सीट लोकसभा के लिए आती हैं। देश में तेजी से बदलते हालात का असर हमारे प्रधानमंत्री पर जो पड़ा है, वो भी आप इन फोटोज के द्वारा जरा देख लीजिए। ये 2019 के लगभग की फोटोज हैं जब मोदी जी दोबारा चुनाव जीतकर आए थे। चेहरे पर एक रौनक है, 56 इंच की छाती है और एक ओवर कॉन्फिडेंट झलकता है। यहाँ तक कि उन्होंने संसद में भी जाके बोल दिया था कि एक अकेला सब पर भारी। और तमाम मंत्रीगण और संसद उनके पीछे बैठे हैं। उनके चेहरे पर जो हंसी आ रही है वो आप देख सकते हैं। 2024 के इलेक्शन के बाद ये वही मोदी जी की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, चेहरे से रौनक गायब हो गई है। 56 इंच की छाती शायद सिकुड़कर 36 इंच की रह गई है। संसद में आने से कतराते हैं, राहुल गांधी के सामने नहीं आ रहे हैं। और इनके सांसद भी अब इनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। एक आप यहाँ पे सांसद देख लीजिए, मंत्री भी हैं, नितिन गडकरी जी। उन वो यहाँ बैठे हैं और ऐसा उनका चेहरा है जैसे उन्हें मोदी जी के भाषण में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मोदी जी का जिक्र मैं यहाँ पर एक विशेष वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। वो अकेले ही एक स्टार प्रचारक हैं। किसी और को वो प्रचार नहीं करने देते हैं या कोई और आगे नहीं आता है जब मोदी जी होते हैं। अब इन्होंने पिछले चुनाव में 2024 में 200 से ऊपर रैली की थी हमारे देश में। उसमें से कौन कैंडिडेट हारा, कौन जीता, वो एक अलग बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे 2 राज्य हैं जहां पे मोदी जी का प्रचार करने का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल ही बिगड़ गया है। अब हालात ये हैं कि कोई भी आरएसएस वाला नहीं चाहता कि मोदी जी प्रचार करें। और एक दबी जबान में बीजेपी वाले भी नहीं चाहते कि अब मोदी जी किसी भी इलेक्शन में आगे आके प्रचार करें। अगर आप इलेक्शन कमीशन का डेटा देखें तो आप ये जान जाएंगे कि एनडीए जहां जहां मोदी जी ने प्रचार किया था उसमें से ज्यादातर सीट्स हार गई थी। और महाराष्ट्र में 18 जगह 18 लोकसभा सीट्स में मोदी जी ने कैंपेनिंग की थी। उसमें से 15 सीट्स एनडीए हार गई। ये एक टेबल मैंने बनाया है जिसमें मैं ये दिखा रहा हूँ कि कौन सी वो 18 जगह थी जहां पे प्रधानमंत्री जी प्रचार करने गए थे महाराष्ट्र में। ये पूना, नासिक, नांदेड़, चंद्रपुर, रामटेक, वार्धा, लगभग सभी बड़े शहरों में गए थे। कोल्हापुर, शोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर, कल्याण, डिंडोरी। यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ महाराष्ट्र का मोदी जी ने कवर किया था।
और दूसरे कॉलम में है कि एनडीए का या बीजेपी का कौन सा कैंडिडेट था जिसने ये चुनाव लड़ा और वो जीता या हारा। लाल रंग दिखाता है जो वो अगर वो कैंडिडेट हार गया है एनडीए का। और थर्ड कॉलम में है इंडिया का कैंडिडेट जिसने वो चुनाव जीता या हारा। हरे रंग में है मैं जीत दिखा रहा हूं। तो अगर आप विजुअली देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर एनडीए में सारा लाल रंग ही है, तीन को छोड़कर। एक मुरलीधर माहौल बीजेपी के पूना से जीते, दूसरा सतारा से उदयन राज भोसले जीते और तीसरा कल्याण से श्रीकांत शिंदे जो शिवसेना शिंदे ग्रुप के थे। बाकी सभी जगह कैंडिडेट्स हार गए और लास्ट में अगर आप मार्जिन देखें तो ये ज्यादातर कोई छोटी मोटी मार्जिन नहीं है। ज्यादातर आप देखेंगे 1 लाख वोटों से ज्यादा से ही बीजेपी के कैंडिडेट्स हारे थे, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी खुद चुनावी भाषण दिया और उन्होंने प्रचार किया। अब महाराष्ट्र हो और नितिन गडकरी की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी और नितिन गडकरी के संबंध किसी से छुपे नहीं हुए हैं। बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं जिसमें ये हमें देखने को मिलता है कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री से कुछ खुश नजर नहीं आ रहे। वो उनकी तरफ देखते नहीं है, उनकी तरफ नमस्ते भी नहीं करते हैं। ऐसा भी माना जाता है और ये बात संजय राउत ने सामना मैगजीन में ये छापी भी थी कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस इन तीनों ने पूरा जोर अब की लगा लिया था कि किसी तरह नितिन गडकरी 2024 में नागपुर से जो वो इलेक्शन लड़ रहे थे वो हार जाए। नितिन गडकरी इलेक्शन तो जीत गए, लेकिन जो वो कह रहे थे कि मैं 5 लाख के वोट से ज्यादा से जीतूंगा, वो मार्जिन बहुत कम हो गई। केवल 1,37,000 वोट से ही वो जीत पाए, जो आरएसएस के लिए बड़ा ही चिंता का एक विषय बना हुआ है। नितिन गडकरी मोदी सरकार के एक बहुत ही एफिशिएंट मंत्री माने जाते हैं। उन्होंने काफी अच्छा काम किया है हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बनाने में, लेकिन साथ में उन्होंने काफी ज्यादा पैसा भी उधार ले लिया है। लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपया इस समय एनएचआई के सर पर उधार है, जिसकी वजह से सरकार भी परेशान है और ये अगले 1-2 साल में ये रीपेमेंट शुरू होने वाला है। उस समय आपको पता चलेगा कि जितने एक्सप्रेसवे बने हैं या हाईवे, उन पर हमें टोल कितना देना पड़ेगा। नितिन गडकरी ने अभी कुछ दिन पहले ही निर्मला सीतारामन को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये 18% जीएसटी लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है उस पर हटा दिया जाए। अब ये जीएसटी बहुत दिनों से चल रही है, इस पर ऐसा नहीं है कि अभी लगाया गया हो, लेकिन नितिन गडकरी जी को अभी याद आया है। इनफैक्ट नितिन गडकरी जी की एक आदत है कि वो मोदी सरकार को कहीं ना कहीं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ही कीप्स फिंगरिंग देम, लेकिन अगला कदम कभी नहीं लेते हैं। कभी ये राजस्थान में जयपुर पहुंच जाते हैं, कांग्रेस के एमएलए को एड्रेस करते हैं। कभी ये इनका वो बयान आपको याद होगा कि घोड़ों को नहीं मिलती घास और गधे खाते हैं च्यवनप्राश। और अब ये चिट्ठी, इन्होंने पहली बात तो ये प्रेस में रिलीज कर दी और दूसरा, इन्हें भी पता है कि निर्मला सीतारामन के हाथ में कुछ नहीं है। एक्चुअल टारगेट तो इसमें मोदी जी हैं। तो आने वाले चुनाव जो महाराष्ट्र में हो रहे हैं, एक बात बिल्कुल साफ है, नितिन गडकरी जी एक पॉलिटिशियन है, राजनेता हैं। वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो आरएसएस के खिलाफ हो और बीजेपी के खिलाफ हो। वो केवल मोदी जी को टारगेट करते हैं। इसलिए जो अगला चुनाव होने जा रहा है महाराष्ट्र में, उसमें नितिन गडकरी जी पूरी अच्छी तरह से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे बीजेपी के लिए। अब आइए अमित शाह पर। हाल ही में 21 जुलाई को जब वो महाराष्ट्र गए और अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रहे थे, उस भाषण में उन्होंने शरद पवार को भ्रष्टाचारियों का सरगना बताया, गॉडफादर ऑफ करप्शन। और वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। उन्होंने महाविकास अघाड़ी को औरंगजेब फैन क्लब भी कहा है। अमित शाह के इस स्टेटमेंट के कुछ दिन बाद ही शरद पवार जी ने बड़ा तीखा एक वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा कि ये बड़ी अजीब बात है
कि एक व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से तड़ी पार कर दिया था, वो आज इस देश का होम मिनिस्टर बना हुआ है। मेरे हिसाब से अमित शाह ने ये बेकार में एक नया फ्रंट खोल लिया है। ऐसे स्टेटमेंट देने की उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, ऐसे स्टेटमेंट्स तो मोदी जी और खुद अमित शाह ने अशोक चव्हाण के लिए दिए थे, अजीत पवार के लिए दिए थे, और वो दोनों आज बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। अब ये बात तो बीजेपी को भी पता होगी कि 2024 के इलेक्शन के बाद बीजेपी किस की स्थिति महाराष्ट्र में कितनी चिंताजनक हो गई है। और ये चिंताजनक स्थिति महाराष्ट्र के पांचों रीजन्स खानदेश, कोंकण, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ, इन सब जगह बीजेपी की हालत खराब हो गई है। ये ग्राफ में मैं लेफ्ट हैंड साइड पर सीट शेयर दिखा रहा हूँ और राइट हैंड साइड पर वोट शेयर। केवल एक रीजन है कोंकण, जहां आप देखेंगे कि बीजेपी का सीट शेयर ज्यादा रहा है, यहाँ पे इनका वोट शेयर भी ज्यादा रहा है। बाकी चारों रीजन में अगर हरी लाइन देखें, ये इंडिया गठबंधन का सीट शेयर है। ये सब जगह बीजेपी से ज्यादा है। वोट शेयर हालांकि खानदेश में ऑलमोस्ट बराबर था, बाकी जगह भी वोट शेयर का इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन की सीट्स बहुत ज्यादा आई थी। 2019 के लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट्स का टेबल मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। बीजेपी और शिवसेना इकट्ठे चुनाव लड़े थे। 51% से ज्यादा वोट शेयर इनका आया था। 23 सीट बीजेपी की आई थी, 18 शिवसेना की, कुल 41 सीट। और एनसीपी और कांग्रेस ने इकट्ठे चुनाव लड़ा था। एनसीपी को 4, कांग्रेस को 1 सीट आई थी, कुल 5, वोट शेयर 32% का था। एआईएमआईएम और वंचित बहुजन अघाड़ी, इन्होंने चुनाव इकट्ठा लड़ा था, केवल 1 सीट एआईएमआईएम को मिली थी, एक इंडिपेंडेंट ने सीट जीती थी। 2024 में राजनीति बदल चुकी थी। शिवसेना और एनसीपी का स्प्लिट हो चुका था, इसके बाद चुनाव हुए, उसका सीधा असर चुनाव के नतीजों पर पड़ा। एनडीए को केवल 17 सीट मिली, उनका वोट शेयर घटकर 44% रह गया था। शिवसेना का उद्धव ठाकरे वाला जो फैक्शन था, वो इंडिया गठबंधन में आ गया, उनको 30 सीट मिली, उनको भी लगभग 44% वोट शेयर मिला था। महाराष्ट्र असेंबली के जो अब चुनाव होने जा रहे हैं 2024 में, उसमें एनडीए, खास करके बीजेपी, एक हार का सामना करने के बाद वो ये चुनाव लड़ रही है, यानी कि एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। और उधर इंडिया गठबंधन एक जीत के बाद ये चुनाव में जा रही है, राइजिंग ट्रेंड। साइकोलॉजिकली इंडिया गठबंधन विल हैव अ अपर हैंड इन द कमिंग इलेक्शन। महाराष्ट्र असेंबली 2019 के चुनाव का डेटा दिखा रहा हूं, जस्ट फॉर कंप्लीटनेस सेक। 288 सीट्स हैं महाराष्ट्र की असेंबली में। 2019 में बीजेपी शिवसेना ने साथ में चुनाव लड़ा। अलायंस को 161 सीट्स मिली थी, जिसमें 105 बीजेपी को और 56 सीट्स शिवसेना को। टोटल वोट शेयर 42.7% था। उधर एनसीपी और कांग्रेस, जिन्होंने इकट्ठे चुनाव लड़ा था, उनको 98 सीट्स आई, उनका कंबाइंड वोट शेयर 33% था। बाकी अन्य पार्टीज का वोट शेयर यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। बीजेपी के पास केवल 105 एमएलए रह गए, और ये 56 एमएलए एनसीपी के साथ मिल गए, उनको 154 एमएलए हो गए, जिससे उनकी मेजोरिटी आ गई। और वो कहानी आपको अच्छी तरह याद है। इस वक्त महाराष्ट्र असेंबली का स्टेटस मैं यहाँ इस टेबल में दिखा रहा हूँ। टोटल एनडीए के पास इस वक्त 203 एमएलएज हैं, 288 में से। और इंडिया गठबंधन में 67 एमएलएज हैं। टोटल 272, बाकी सीट्स अभी वेकेंट है। इसमें सबसे ज्यादा एमएलएज बीजेपी के, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। और इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा एमएलएज कांग्रेस के पास है, वो है 36। और एक बात और नोट कर लीजिए, बीजेपी का बहुत ही एक कंसिस्टेंट वोट शेयर रहा है,
चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो या असेंबली का। 26-27% वोट शेयर बीजेपी मेंटेन कर रही है। सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र में लगभग 40 से ऊपर 41, 42, 43% वोट शेयर होना आवश्यक है। तो बीजेपी इस वक्त 15-16% शॉर्ट है। अब वो शॉर्टेज कहाँ से पूरी करेगी? वो डिपेंड कर रही है शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे ग्रुप है, और अजीत पवार की एनसीपी तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है लोकसभा में। इसका मतलब बीजेपी के पास जितने रास्ते थे ये अगला चुनाव जीतने के लिए, वो धीरे-धीरे बंद होते जा रहे हैं। उधर इंडिया गठबंधन जो 2019 में केवल कांग्रेस और एनसीपी था, उनका भी एक कंसिस्टेंट वोट शेयर रहा है 32-33% का। वो बीजेपी से ज्यादा रहा है उनका वोट शेयर। जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने आके इंडिया गठबंधन ज्वाइन किया, तब ये वोट शेयर एकदम से 11-12% बढ़ गया, 44 के ऊपर चला गया है। तो महाराष्ट्र में खेल ना कांग्रेस का होगा ना बीजेपी का होगा। वो खेल होगा लोकल पार्टीज का। एनसीपी शरद पवार वो कितना परफॉर्म करते हैं, और दोनों शिवसेना, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप और शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप। और जहां तक अभी तक इंडिकेशन आ रहे, शिवसेना एकनाथ शिंदे कहीं पे पिछड़ती जा रही है, और एनसीपी अजीत पवार ग्रुप लगभग गायब हो चुका है। तो एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। जाते-जाते आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।